हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज आपका फिज़िक्स का पेपर हो गया है और मुझे पता है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो जो बातें मैंने इम्पोर्टेंट बताई थी वो सारा आ गया है पेपर के अंदर। और इससे एक बार फिर ये साबित होता है कि बोर्ड किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, एक सेट पैटर्न है उसका। और पेपर बहुत इजी था। मेरे तो एनालिसिस ये है कि पेपर बहुत इजी था। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम था, थ्योरेटिकल पोर्शन और डायरेक्ट सवाल ज़्यादा थे। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा, परफॉर्मेंस दी होगी और पूरे के पूरे नंबर ला के मुझे ज़रूर खुशखबरी देंगे। ये मैं जानता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए आज छोटा सा पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। आज का पेपर तो पेपर का कोड भी मैंने लिख दिया है कि जिस पेपर का कोड का मैंने डिस्कशन करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार। बेटा आइसोटोप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर होता है, और आइसोबार सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ये ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस के अंदर बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, टू न्यूक्लियाई हैव ए डिफरेंट एंड मास नंबर A1 एंड A2, आर दीज न्यूक्लियाई नेसेसरली द आइसोटोप। बेटा नहीं, नेसेसरली नहीं होगा। देखो आइसोटोप के लिए A1 और A2 डिफरेंट मास नंबर ज़रूर हैं, लेकिन उसके लिए सेम एटॉमिक नंबर होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बारे में कहीं मेंशन नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंपैरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन 16-8 और नाइट्रोजन 14-7 आइसोटोप नहीं है, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, तभी हम उसको आइसोटोप कहेंगे, और यही रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। बी पार्ट जो है बहुत इजी पार्ट है, थ्योरेटिकल, जो मैंने सारा थ्योरी क्लासेस के अंदर बताया था। नेम द फैक्टर्स ऑन विच, ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी करता चलूँगा क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। मैंने आंसर ऑलरेडी इसका लिख रखा है ताकि आपको समझाने में ज़्यादा समय मेरा लगे। नेम द फैक्टर्स ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ सरफेस डिपेंड। बेटा कई कई फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ सरफेस डिपेंड करता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्लेनलीनेस ऑफ द सरफेस भी एक फैक्टर होता है ना। फोटो सेंसिटिविटी ऑफ द प्लेट, उसकी वजह से भी फोटो डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना। ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे इफेक्ट पड़ता है ना। और ये रिलेशनशिप कैसे रिलेटेड है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। ने डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बेहद आसान, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल। यही कह रहा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल। अगर ये लाइन आपने लिख दी है, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो आप ये पार्ट करेंगे या ये पार्ट करेंगे। बेटा और लिखा हुआ है ना, तो दोनों मत कर दीजिए, करा हुआ होगा क्योंकि आपने एक ही किया होगा। तो 1 मार्क्स का अगर हम इसको मान लें और 1 मार्क्स का इसको मान लें, ऐसे ही 1 का इसका, 1 का इसका। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक एक लाइन के आंसर्स होने चाहिए। ज़्यादा लंबे आंसर्स मत दीजिएगा और छोटे छोटे आंसर्स ही देना चाहिए, है ना। चलिए अब तो पेपर हो गया है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ पोटेंशियल बैरियर इन ए पीएन जंक्शन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। एक थोड़ा सा सेंटेंस के रूप में लिखना है कि व्हेन अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूज कर जाते हैं माइनॉरिटी रीजन में, है ना, दस फॉर्मिंग ए डेप्लीशन रीजन, जिसकी वजह से एक डेप्लीशन रीजन बनता है जो प्रिवेंट करता है फर्दर फ्लो ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स इनटू द माइनॉरिटी रीजन। और इसकी वजह से कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होती है। उस कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है चार्ज कैरियर्स के मोशन को, है ना। ये आपने लिख दिया, पूरे नंबर 2 नंबर मिलेंगे। ये भी 2 मार्क्स का है, तो ये पूरे के पूरे 2 नंबर आपको इस बात पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है।
नेम द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड व्हेन ए प्योर जर्मेनियम इज डोप्ड विद अ ट्राईवैलेंट। बिल्कुल आसान है, ट्राईवैलेंट से जब डोपिंग करते हैं तो बेटा पी टाइप, अरे क्या मिल रहा है, ये लाल डब्बा मेरा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा ट्राईवैलेंट से डोपिंग करके, और पेंटावैलेंट से डोपिंग करके आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल होता है जो वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर होता है, एन टाइप में डोनर लेवल होता है जो कंडक्शन बैंड से थोड़ा नीचे होता है। ये सारी बातें हमने थ्योरी में डिस्कस कर ली हैं, और ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम दोनों का मैंने बना भी दिया है ना। 2 मार्क्स का है ये, पूरा का पूरा आपको 2 मार्क्स इस पे मिल जाएगा अगर आपने सिर्फ इतना सा ही लिख दिया है तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 मार्क्स का है। तो बेटा 3 मार्क्स में क्या होगा कि हर एक पार्ट के हमारे पास 1.5 मार्क्स का, 2 पार्ट है तो 1.5 और 1.5 के हिसाब से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलिए 4 का ए पार्ट देखते हैं। देखिए या तो ये करना है या तो और करके ये करना है, दोनों में से कोई भी एक करना है। और मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों ने ये वाला पार्ट छोड़ रखा होगा, ये वाला पार्ट किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने वो भी कर दिया है तो कोई बात नहीं, इक्वली वो ग्रेसफुल है ना। अब यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ का डिस्कशन करते हैं। राइट 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या क्या है बेटा? पहली बात तो रे ट्रैवल कहाँ से कहाँ करनी चाहिए? डेंसर से रेयरर मीडियम करनी चाहिए, है ना। पहली बात तो ये होनी चाहिए, डेंसर टू रेयरर जाएगी तभी TIR होगा। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब कह रहा है कि 2 प्रिज्म ABC एंड DBC आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। द क्रिटिकल एंगल फॉर द 2 प्रिज्म गिवन है 41.1 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि इस वाले का 45 डिग्री है और ऊपर वाले का 41 डिग्री है। मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे इसका 41 है ना और इसका 45 डिग्री है। ठीक, अब आइए देखिए क्या क्या है हमारे पास। कहता है कि ट्रेस द पाथ ऑफ द रे थ्रू द कॉम्बिनेशन। बेहद अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस भी कराया है। देखिए बेटा, ये नॉर्मल हो गया, ये रे नॉर्मली एंटर कर रही है, 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल 45 होगा, तो ये भी एंगल 45 होगा। ये आपको नॉर्मल दिख रहा है ग्रीन कलर से। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो गया, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, जिसकी वजह से रे ऐसे जाएगी, ये एंगल भी 45 हो जाएगा और ये एंगल भी 45 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये रे हमारे पास सीधी आ रही है और BC फेस पे ये कैसे गिर रही है? परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल गिर रही है। तो नॉर्मल गिरेगी तो नॉर्मली निकल जाएगी। अब ये BCD प्रिज्म के अंदर एंटर कर रही है। ये देखिए, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री हो गया तो नॉर्मल के साथ रे ने जो एंगल बनाया ये 60 डिग्री बनाया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, है कि नहीं। फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ये 60 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 60 डिग्री होगा तो ये जो निकलने वाली रे है, देखिए ये DC फेस के साथ ज्योमेट्री से कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। तो ये रे 90 डिग्री बनाते हुए, मतलब इस फेस पे नॉर्मल गिरेगी, तो CD पे ये वाली रे नॉर्मल गिर रही है, तो अब ये नॉर्मली बाहर इस प्रकार से निकल जाएगी, है ना। इस तरह से करके ये रे डायग्राम बस कंप्लीट करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए इसका और वाला पार्ट करते हैं। और वाले पार्ट में भी बेटा देखो, ये वाले पार्ट में शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फीयर। हालांकि डिस्टेंसेस दे रखा है, लेकिन आपको सिर्फ रे डायग्राम बनाना है बेटा, उस पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो बेटा बहुत लेंदी हो जाएगा, वो 1.5 मार्क्स के अंदर जस्टिफिकेशन नहीं होगा। इसलिए आपको सिर्फ रे डायग्राम बनाना है इसका। तो मेरी एनालिसिस ये कहती है कि इसका रे डायग्राम बहुत आसान तरीके से मैंने ऑलरेडी आपको बना रखा है, सिखा रखा है कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए ए पार्ट देखते हैं।
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, बेटा कन्वेक्स लेंस है, ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्टेन द कंडीशन अंडर विच द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बेटा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है? जब इमेज फॉर्म्ड कैसी हो बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट हो, है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट विद इन फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस हो, ठीक, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के लिए बात कर रहे हैं तो वहां पे विद इन फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस होगा, तभी ऑब्जेक्ट वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव चाहिए तो ये एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं, ये वाला पहले पॉजिटिव का लिख दिया है तो इसको सेकेंड वाला पार्ट कह दे, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये सेकेंड कर दिया है और ये वाला मैंने फर्स्ट कर देना है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको 1 लिख देते हैं, है ना। तो उल्टा करके पहले नेगेटिव है ना, बाद में पॉजिटिव है, मैंने पहले पॉजिटिव का लिख दिया, बाद में नेगेटिव का लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ठीक है। तो m की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब इमेज फॉर्म्ड कैसा हो गया बेटा, रियल और इन्वर्टेड होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस होगा, फोकस के बाद जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ठीक है, मतलब फोकस से दूर, ठीक है, तो वहाँ पे इमेज जो बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक। चलिए इस स्फीयर से रिलेटेड रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये रे डायग्राम मैंने बनाया है ऑलरेडी, मैंने थ्योरी क्लासेस के अंदर भी बनाना सिखाया था बेटा। देखिए कैसे बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये डिस्टेंस 3r गिवन है और इस स्फीयर का रेडियस r गिवन है, तो डायमीटर हमने 2r बना दिया है, ठीक। ये रे चलेगी, ये देखिए ये नॉर्मल दिख रहा है आपको, तो ये नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अब रे क्या करेगी? बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल करेगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है। तो ये देखिए हमने रे को पहले ये बनाया, अब ये रे सीधे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन वो बेंड किधर की तरफ कर गई? नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, और ये रे ऐसे जाके इंटरमीडिएट इमेज कहाँ पर बननी थी? आई डैश पे बननी थी, है ना, जो कि मैंने आई डैश की वैल्यू यहाँ से निकाली है प्रिंसिपल पोल से, जो कि 9r के आसपास भी निकाली है। अगर आप ये फॉर्मूला लगा के निकालेंगे भी तो भी ये 9r के आसपास आएगा। मैंने एक तरीका ये बताया है कि इसको अगर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने रे डायग्राम कहाँ पे बनाया? आई डैश पे इंटरमीडिएट इमेज बनाई। अब देखिए ये रे यहाँ से अब डेंसर टू रेयर जा रही है, तो रे अब जब डेंसर टू रेयर जाएगी, बाहर जाएगी, तो ये क्या करेगी? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी। ये देखिए ये नॉर्मल हो गया और ये रे का यूजुअल पाथ है, तो नॉर्मल से अवे यानी कि इधर की तरफ बेंड करेगी, तो आई डैश पे इमेज ना बन के कहाँ बनेगी? आई पर इमेज बनेगी। तो बस आपको ये रे डायग्राम बना देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी पेपर था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बेहद इजी है। वर्क फंक्शन गिवन है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन गिवन है, ठीक है। अब आपको निकालना है एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, बेहद आसान, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू पेपर की शुरुआत में ही गिवन है, आपको पता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी बता रखा है, और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया 42.432 इंटू 10 की पावर -20 जूल्स में, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये इंसिडेंट फोटोन की क्या हो गई? एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चूंकि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हमने एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल ली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, ये आप जान लीजिए। अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रखा है कोई दिक्कत नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, आइंस्टीन की इक्वेशन लगा कि E माइनस डब्ल्यू, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, 2.65 एनर्जी निकाली, वर्क फंक्शन 2.31, ये गिवन है हमारे पास, ठीक। माइनस कर दिया, काइनेटिक एनर्जी आ गई 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल V की वैल्यू वही होगी जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है ना। तो ये चीज़ ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। ये 6th क्वेश्चन जो है वो इंटरफेरेंस रिलेटेड है, YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में है। A beam of light consisting of two wavelengths 600 nanometer and 500 nanometer is used in YDAC. स्लिट की सेपरेशन यानी कि छोटा d गिवन है, स्क्रीन की केप्ट 0.6 मीटर अवे कैपिटल D गिवन है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। बेटा nth ब्राइट फ्रिंज के लिए n लैम्डा बड़ा D अपॉन छोटा d होता है, तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज निकालना है तो n की वैल्यू 2 रख देंगे। कौन सी वेवलेंथ के लिए? 500 नैनोमीटर के लिए, तो 500 इंटू 10 की पावर -9 क्योंकि नैनोमीटर है। कैपिटल D 0.6 गिवन है, छोटा d 1 मिलीमीटर गिवन है, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ रही है 600 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो अगर आप चाहें तो इसको हम 0.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर कह सकते हैं, या फिर हम 0.6 मिलीमीटर भी कह दें, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब ये तो वैल्यू आ गई। लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड पार्ट क्या कहता है? फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड, है ना। तो बेटा अगर N1 ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 1 वेवलेंथ की कोइंसाइड कर रही है N2 ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 2 की, तो दोनों की पोजीशन क्या होगी? सेम होगी, है ना। तो N1 अपॉन N2 फॉर्मूले से लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, है ना, दैट इज इक्वल टू लैम्डा 2 को 600/5, दैट इज इक्वल टू 6/5 का रेशियो आया। यानी कि 6th मैक्सिमा ऑफ 500 नैनोमीटर कोइंसाइड्स विद 5th मैक्सिमा ऑफ 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब आप जब y निकालेंगे तो 6th मैक्सिमा ले रहे हैं, 500 का मल्टीप्लाई कर दिया कैपिटल D से, डिवाइड कर दिया स्मॉल d से, और वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ये आई 1.8 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, यानी कि 1.8 मिलीमीटर के आसपास आ गई। ठीक है, तो आपके लिए ये बेहद इजी न्यूमेरिकल था, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं थी, सिर्फ फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करना था। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैंने आपको बार बार कहा था कि कुछ भी पढ़ लीजिए, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही आएगा, और वही हो गया, वहीं से क्वेश्चन आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो स्पेक्ट्रम में आप देखिए लैम्डा 1 किसके लिए है? रेडार सिस्टम यानी कि माइक्रोवेव, लैम्डा 2 वाटर प्योरीफायर यानी कि अल्ट्रावायलेट, लैम्डा 3 रिमोट स्विचेस ऑफ टीवी यानी कि इंफ्रारेड, है ना। अब देखो इनका एक चीज और पूछ रही है, राइट वन सोर्स ऑफ ईच ऑफ देम, कैसे प्रोड्यूस होती है। तो मैंने आपको बताया था माइक्रोवेव स्पेशल ऑसिलेटर इन वैक्यूम ट्यूब, अगर आपने ये लिख दिया है तो भी बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, ये वो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं जिससे माइक्रोवेव जनरेट होती है। अल्ट्रावायलेट, अगर आपने स्पार्क लिख दिया, आर्क लैम्प भी लिख दिया है, तो भी इनमें से कोई भी एक लिख दिया है आपने तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मर्करी वेपर लैंप लिखा है तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इंफ्रारेड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? हॉट बॉडी या हॉट सोर्स से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब इसका देखिए दूसरा पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट और करके है, स्टेट 2 कंडीशंस फॉर लाइट सोर्सेज टू बी कोहेरेंट। बेटा कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशन डालनी है, और दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन बताना बेहद इजी है, और मैंने बताया भी था कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए दे शुड बी फ्रॉम मोनोक्रोमैटिक सोर्स, मैंने ये बताया था, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और दे शुड हैव अ जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए कोहेरेंट सोर्सेज के लिए। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में दो डिफरेंसेस, इंटरफेरेंस में ब्राइट और डार्क इक्वल विड्थ की होती है और सेम इंटेंसिटी की होती है ना, मतलब हर एक ब्राइट फ्रिंज इक्वल इंटेंसिटी की होती है ना। ब्राइट और डार्क तो सेम नहीं हो सकता ना, लेकिन हर एक ब्राइट फ्रिंज जो होती है वो इक्वल इंटेंसिटी की होती है इंटरफेरेंस में, जबकि डिफ्रैक्शन में ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। पहली बात, जो हमारे पास फ्रिंजेस होती है वो अनइक्वल विड्थ की होती हैं और अनइक्वल इंटेंसिटी की होती है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद इंटेंसिटी
डिक्रीज करने लगती है। ठीक, ये डिफरेंसेस हो गए बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट हाउ विल द एंगुलर विड्थ। बेटा मैंने ये आपको बताया था, लीनियर विड्थ नहीं पूछ रहा है, एंगुलर विड्थ। हमने आपको ऐसा क्वेश्चन भी कराया था जहां पे मैंने डिफरेंस बताया था बिटवीन एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ, आपको याद होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही मैंने कराया था ऐसा क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कि ये चीज़ जो मैंने कराई है बिल्कुल एज इट इज़ आ गई। अब इससे ज़्यादा क्या और हो सकता है। ठीक है, तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा चेंज कैसे करेगा। देखो बेटा, एंगुलर विड्थ जो है थीटा बराबर लैम्डा बाई ए यानी कि अपर्चर ऑफ द स्लिट हो गया, या स्लिट का साइज हो गया, या जो भी आप विड्थ कह दीजिए स्लिट का। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, ऑरेंज लाइट इज यूज इन प्लेस ऑफ ग्रीन लाइट। देखिए बेटा, विबग्योर जैसे जैसे वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे वेवलेंथ क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। तो ऑरेंज की वेवलेंथ बड़ी होगी ग्रीन से। देखिए ऑरेंज बाद में आ रहा है ना, ये देखिए ऑरेंज बाद में आ रहा है और ग्रीन पहले आ गया। ठीक, तो लैम्डा फॉर ऑरेंज इज ग्रेटर देन लैम्डा फॉर ग्रीन, तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका एंगुलर विड्थ ज्यादा हो गई। तो थीटा फॉर ऑरेंज विल ग्रेटर देन थीटा फॉर ग्रीन, तो थीटा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा अगर आपने ग्रीन लाइट की जगह ऑरेंज लाइट का इस्तेमाल किया। सेकेंड पार्ट कहता है द स्क्रीन इज मूव्ड क्लोजर टू द स्लिट। अगर स्क्रीन को करीब लाएंगे तो डी को डिक्रीज करेंगे, लेकिन कैपिटल डी के ऊपर एंगुलर विड्थ डिपेंड नहीं करती है, लीनियर विड्थ करती है, एंगुलर विड्थ नहीं करती, इसलिए थीटा रिमेन्स सेम होगा, यानी कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा सेम रहेगा। स्लिट की विड्थ डिक्रीज करी है, यानी कि ए डिक्रीज किया गया है, तो ए डिक्रीज किया है तो थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इनवर्सली रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीज कर जाएगा। बहुत ही इजी, और ये क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है। जस्टिफाई और आंसर इन ईच केस आप ये फॉर्मूले का रीजन देके जस्टिफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ ईएमएफ इज जनरेटेड इन अ सोलर सेल। है ना, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि सोलर सेल में कैसे ईएमएफ जनरेट होता है। बेटा आईवी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि ये देखिए ओपन सर्किट में मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा ना, तो ये आपका जो कर्व है ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है सोलर सेल का। ठीक, और सोलर सेल में ईएमएफ 3 स्टेजेस में या 3 स्टेप्स में जनरेट होता है। पहली चीज, जब लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन होता है, जो पहला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन और होल्स का सेपरेशन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डेप्लीशन रीजन। पहले तो इलेक्ट्रॉन होल अलग होंगे, फिर वो क्या होंगे, डेप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मोशन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, एन साइड में, होल्स कहाँ चले जाएंगे, पी साइड में। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इनके रिस्पेक्टिव एन रीजन और पी रीजन में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जब हम एक्सटर्नली हम कनेक्ट करेंगे तो बेटा करंट फ्लो करेगा, है ना। इस तरह से ईएमएफ एक्सटर्नल सर्किट में जनरेट होता है। ये मैंने तीनों पॉइंट ऑलरेडी बता रखे थे थ्योरी क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है, ये कहता है, बहुत बेटा देखो ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर आप इनके बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा देते हैं तो पता चल जाता है ना। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, बेरिलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराया और उसमें से रेडिएशंस इमिट हुए, तो पता चला कि वो न्यूट्रॉन है, फोटॉन नहीं है। अब कैसे पता चला कि वो न्यूट्रॉन है, फोटॉन नहीं है? देखो पहली चीज तो द इमिटेड रेडिएशन वॉज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो कहीं ना कहीं या तो फोटॉन को दर्शाता है या कि मैटर का पार्टिकल है तो न्यूट्रल पार्टिकल होगा। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता। हैंस अ पॉसिबिलिटी ऑफ गामा फोटॉन, यानी कि पॉसिबिलिटी थी कि गामा फोटॉन हो सकता है, लेकिन जब एनर्जी का कंसिडरेशन किया गया तो ये पाया गया भाई गामा फोटॉन की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे उसकी एनर्जी, जो पार्टिकल्स इमिट हुए थे, वो रेडिएशंस इमिट हुए थे, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं थी।
तब ये पाया गया कि दीज वर नॉट गामा फोटोन बट सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैविंग नो चार्ज एंड मास नंबर ऑफ 1। इससे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। तो आपको रीजन क्या लिखना है कि गामा फोटोन और न्यूट्रॉन की जो एनर्जी थी, तो एनर्जी कंसिडरेशन से पता चला कि वो गामा फोटोन नहीं है, क्योंकि गामा फोटोन की एनर्जी ज्यादा है। तो यही चीज है, एक्सप्लेन करना था। क्या एक्सप्लेन करना था, मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक, और आपको समझा भी दिया है कैसे है। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, टू न्यूक्लियाई मे हैव द सेम रेडियस इवन दो दे कंटेन ए डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। एक्सप्लेन। देखो बेटा, रेडियस आर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कई बार ये फॉर्मूला की प्रैक्टिस भी कराई है बेटा। आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है। ए मास नंबर हो गया। तो अगर मास नंबर सेम है, देखो बेटा यही कह रहे हैं ना, हैव द सेम रेडियस। सेम रेडियस तब होगा जब मास नंबर उनका सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो मतलब कहने का है कि मास नंबर सेम है, तो यानी कि न्यूक्लियॉन की संख्या बराबर हो गई ना, ठीक है। तो उसमें से हो सकता है कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, हो सकता है किसी में न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन कम है, तो वहाँ पे वो डिफरेंस हो सकता है। तो इफ ए इज सेम आर इज सेम, यानी कि मास नंबर अगर सेम है तो रेडियस सेम होगा, बट इट कैन हैव ए डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मीन्स डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर दो एलिमेंट की कंपैरिजन करें, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है, मास नंबर सेम है, तो उनका न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि मास नंबर के ऊपर रेडियस डिपेंड करता है। क्लियर? ये चीज बस आपको लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। ओहो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एटम के चैप्टर में कराया हुआ है, और मुझे नहीं लगता था कि ये चीज़ ऐसे एज इट इज़ आ जाएगी, है ना। तो वही चीज़ है, टोटल एनर्जी -1.51 गिवन है, तो TE इज इक्वल टू -KE इज इक्वल टू हाफ ऑफ P। ये फॉर्मूला लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी -TE, तो -1.51 प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TE, तो 2 इंटू माइनस ऑफ 1.51 यानी कि 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पहला पार्ट तो यही हो गया। तो जो पूछ रहा है व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, बेहद इजी। दूसरा पार्ट कह रहा है कि देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज टिपिकली फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.3 into 10 की पावर -11 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस विच हैज अ डायमीटर, न्यूक्लियस का डायमीटर 1 into 10 की पावर -15 गिवन है। एज्यूमिंग हाइड्रोजन एटम टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस। देखो बेटा, यहाँ पे सीधे सीधे न्यूक्लियस का वॉल्यूम और एटम का वॉल्यूम कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम स्फेरिकल शेप में मानेंगे, 4/3 पाई आर, रेडियस ऑफ द एटम कह भी रहा है कितना है, यही है ना, ये देखिए 5.3 into 10 की पावर -11, इसी का क्यूब कर दिया, ये वॉल्यूम ऑफ एटम आ गया। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, डायमीटर अगर ये गिवन है तो 0.5 into 10 की पावर ऑफ 15 होगा। तो बेटा मैंने इसको 5 into 10 की पावर -16 कर दिया है ना। एक्चुअली में 0.5 into 10 की पावर -15 करें या 5 into 10 की पावर -16 करें, एक ही बात हो गई। अब देखिए ये आ गया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ एटम को जब कंपेयर करेंगे तो देखिए वैल्यू सारी के सेम है, बस हम इनके जिसकी पावर जिसको हम कहते हैं वो कंपैरिजन करना, ताकि हमको जो इनकी एक रेंज है वो पता चल जाए। तो हमें पता चल जाएगा कि 10 की पावर -16 का क्यूब -11 का क्यूब, सॉल्व करेंगे 10 की पावर -15, मतलब एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में 10 की पावर ऑफ 15 टाइम्स ज़्यादा होता है ना। और ये बुक में भी दे रखा है ये कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। चलिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड पूछता नहीं, लेकिन ठीक है अब इस बार इसने पूछ लिया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आइए अब लास्ट वाला क्वेश्चन केस स्टडी वाला बेस्ड क्वेश्चन है, इन्होंने माइक्रोस्कोप से ही पूछ लिया है, पूरा का पूरा केस स्टडी बेस्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन। मैंने कहा था माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आएगा जरूर, ठीक।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव रियल होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, बिटवीन f एंड 2f। और जब वो ऑब्जेक्टिव इमेज बनाता है तो वो इंटरमीडिएट इमेज विद इन फोकस ऑफ आई पीस होता है, तो आई पीस वर्चुअल इमेज बनाता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव की रियल और आई पीस का वर्चुअल इमेज आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन ड्यू टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड। यही चीज तो आप याद नहीं रखते हैं बेटा, यहां पे गलती करेंगे। तो अपर्चर के ऊपर मैग्निफिकेशन डिपेंड नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, फिर से वही कह रहा है, नॉट करेक्ट, डज नॉट डिपेंड, नॉट करेक्ट, इन पे ध्यान ज्यादा दिया करिए, ठीक है। तो बोथ लेंसेज आर ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, ये नहीं होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, डिफरेंट फोकल लेंथ होती है, ठीक है। फोर्थ इसका आंसर होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ 10x एंड आई पीस ऑफ 20x। तो मैग्निफिकेशन बेटा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 टाइम्स आ जाएगा, ठीक। और लास्ट वाला जो सवाल है इसको बेटा न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। देखो बेटा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी का हमने फॉर्मूला मैग्नीफाइंग का लगा दिया, VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE, मैग्निफिकेशन मिनिमम का, है ना। अब देखो बेटा, VO हमको निकालना है, UO D FE सब गिवन है, बस VO निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के VO निकाल लेंगे। ध्यान रखिए UO को हमेशा हम माइनस साइन के साथ रखते हैं। तो VO आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर, हमने कैलकुलेट कर लिया। FO 1.2, 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन UO माइनस 1.25, बस कैलकुलेशन इसका लेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। तो VO आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, इस फॉर्मूले में VO की जगह 30, UO की जगह 1.25, D आपको पता है 25 सेंटीमीटर और FE गिवन है 3, कैलकुलेट कर लिया, 200 आंसर आ गया। ये वो क्वेश्चंस थे जो बेटा पूछे गए थे इस बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर के अंदर। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा, और मैं जानता हूँ आप लोग पूरे नंबर ले आएंगे इस तरह के पेपर में। खासकर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना इजी पेपर आएगा, लेकिन ठीक है, इस बार बोर्ड ने कंसिडरेशन कर दिया इजी पेपर का, तो कोई बात नहीं। अब चलिए, अच्छी बात है, अब आप बाकी एग्जामिनेशंस की तैयारी अच्छे से करिएगा बेटा। फिज़िक्स का पेपर अब आप भूल जाइए, अब आपने जो देना था वो दे दिया है, अब उस पर बहुत ज़्यादा सोचिएगा नहीं, है ना। और नए पेपर की नए एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करिए, उनमें नंबर और अच्छे से लेके आइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छे से करिएगा बेटा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम।